नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो अनुभव है जो किसी ने खुद जिया है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन आज मैं वही डर, वही सिहरन आप तक पहुंचाने आया हूं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अकेले सड़कों पर रातें गुजारता है, अपने ऑटो के साथ, अपने ख्यालों के साथ और कभी-कभी उन सायों के साथ जो न इंसान होते हैं और न ही जानवर। उनका नाम है नवीन पासवान, एक ऑटो ड्राइवर जिनकी जिंदगी की ये रात हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन कहानी में डूबने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे। आप लोग पूरी कहानी सुनते हो, लेकिन भाई लाइक करना भूल जाते हो। तो इस बार दिल से कह रहा हूं, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी से मुझे हौसला मिलता है नई और सच्ची कहानियां लाने का। और हां, अगर आप चाहते हो कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखो। तो अब बिना किसी देरी के बंद कर लो अपने कमरे की लाइट, लगाओ हेडफोन और तैयार हो जाओ एक ऐसी रात के लिए जिसे नवीन जी कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि डर अब आपके बेहद करीब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन पासवान है। उम्र होगी करीब 35 के आसपास। बीवी बच्चों के साथ वाराणसी के कैंट इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहता हूँ। जिंदगी जैसी सबकी होती है, मुश्किल लेकिन आगे बढ़ती हुई। मैं ऑटो चलाता हूँ। सुबह 6 बजे ऑटो निकालता हूँ तो कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं घर लौटने में। जितना मेहनत करता हूँ उतना ही रोटी का इंतजाम होता है। मेरे लिए ऑटो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। 3 साल पहले बहुत मुश्किल से 70,000 रुपए एडवांस देकर किश्तों पर ये ऑटो ली थी। हर महीने बैंक का EMI देना पड़ता है। EMI चूक गया तो गाड़ी छिन जाएगी, फिर सब खत्म। ऑटो चलाना आसान नहीं होता। दिन भर में जाने कितने चेहरे आते हैं। कोई जल्दी में होता है, कोई नशे में, कोई झगड़ालू, तो कोई इतना चुप कि शक हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, इंसानों को समझने के लिए ड्राइवर की कुर्सी सबसे अच्छी जगह है। 1 मिनट में चेहरा पढ़ना आ जाता है। किसके पास पैसा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन खामोश है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा है, सब समझ आता है। पर उस दिन जिस सवारी को मैंने उठाया, उसका चेहरा मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो भी एक ऐसा ही दिन था। 15 नवंबर गुरुवार का दिन था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद मैं रात को करीब 11:15 पर वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। सोचा एक आखिरी सवारी मिल जाए तो सीधा घर निकल जाऊं। जेब में सिर्फ 90 रुपए बचे थे और गैस की सुई भी नीचे पहुंच रही थी। स्टेशन के बाहर हर कोई जल्दी में होता है। कोई ऑटो के लिए हाथ हिलाता है, कोई ज्यादा किराए की बहस करता है। तभी एक आदमी सीधा मेरे ऑटो के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया। उसके कपड़े सफेद थे और साफ भी, जैसे कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो। उसने सिर पर सफेद कपड़ा बांधा हुआ था, चेहरा आधा ढका था। मुझे जरा अजीब लगा, लेकिन रात में कौन लड़ाई करता है? मैंने पूछा, कहाँ चलना है भाई साहब? उसने धीरे से कहा, सदर पुल के पार अंधे मोड़ के पास, वहां उतर जाऊंगा। मैंने एक पल सोचा, अंधे मोड़? ये नाम सुना था लेकिन कभी गया नहीं था उधर। भाड़ा 60 रुपए लगेगा, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और चुपचाप पीछे बैठ गया। ऑटो चलाने लगा। रात का वक्त और नवंबर की हल्की ठंड। रास्ते पर आवाजाही कम थी। सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइटें लंबी परछाइयां बना रही थीं। मैंने रास्ते में हल्के फुल्के सवाल पूछे, आप वहीं रहते हैं? कोई जवाब नहीं। आपका घर कौन सा गली में है? फिर भी चुप। वो बस आगे देखता रहा, सीधे। उसकी आंखें शीशे में दिख रही थीं, एकटक, बिना झपकाए। मुझे थोड़ा असहज महसूस होने लगा। करीब 12 मिनट बाद हम सदर पुल पार कर चुके थे। अब सड़क और सुनसान होती जा रही थी। अचानक उसने कहा, यहां रोक दीजिए, मैं यहीं उतरूंगा। मैंने देखा, आसपास कुछ भी नहीं था। न कोई मकान, न दुकान, सिर्फ सूनी सड़क और बाईं ओर एक मोड़ अंधेरे में डूबा हुआ। भाई साहब,
आगे आपका मोहल्ला है ना, अंधे मोड़ पर कोई रहता है क्या? मैंने पूछा। वो चुप रहा, फिर झटके से नीचे उतरा। मैंने कहा 60 रुपए, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो सीधे अंधेरे की तरफ बढ़ गया, बिना पलटे। कुछ सेकंड में वो अंधेरे में गुम हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऑटो की पिछली सीट पर कुछ गिरा हुआ लगा, जैसे कोई थैला या कोई सामान। मैंने ऑटो से उतरकर देखा, कुछ भी नहीं था। पीछे की सीट एकदम खाली थी। मैंने हैरानी से दोबारा सीट उठाकर देखा, कुछ भी नहीं। वापस ऑटो में बैठा और चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। मैंने फिर चाबी घुमाई, इंजन बिल्कुल शांत। और तभी पीछे से ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने पीछे से ऑटो की छत पर थपकी मारी हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने उस रात 3 बार कोशिश की, चाबी घुमाई, सेल्फ दबाया, लेकिन इंजन जैसे मर गया हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी ऑटो 6 महीने पुरानी थी। न बैटरी में दिक्कत, न इंजन में। अजीब बात यह थी कि कुछ मिनट पहले जब मैं स्टेशन से निकला था, ऑटो एकदम स्मूथ चल रही थी, मगर उस मोड़ पर जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। पहली ठग को मैंने इग्नोर किया, लगा कोई पक्षी या पत्ता गिरा होगा। लेकिन दूसरी बार जो आवाज आई वो ज्यादा तेज थी, जैसे कोई पीछे से गुस्से में थपका मार रहा हो। अब मैं हड़बड़ा गया। धीरे से गर्दन घुमा के पीछे देखा। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पीछे की सीट खाली थी, छत पर भी कुछ नहीं, चारों तरफ सुनसान। और वो मोड़ जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अब डर अंदर पनपने लगा था, पर उसी डर में मैं ऑटो से उतरा। कदम धीमे थे, दिल तेज। पीछे की सीट को फिर से जांचा, कुछ नहीं। फिर ऑटो के बोनट के पास गया, हेडलाइट की रोशनी से बैटरी का कनेक्शन चेक किया, सब ठीक था। तो इंजन क्यों नहीं चल रहा था? तभी एक और चीज नोट की, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सिर्फ उसी मोड़ से। बाकी हर तरफ शांत, हवा का एक झोंका भी नहीं। अब मुझे उस आदमी की याद आई जिसने कहा था यहीं रोक दो। वो आखिर गया कहां? चारों तरफ देखा, दूर तक कोई नहीं। मैंने उस मोड़ की तरफ चलना शुरू किया, धीमे धीमे। मोबाइल निकाला, लेकिन अब भी नो नेटवर्क। एकदम कोहरा था वहां। सड़क थोड़ी नीची थी और बाईं तरफ एक टूटी दीवार। उस दीवार के पार घना पेड़ और अंधेरा। वो सवारी गया था उधर ही। मैं वहीं खड़ा था जब अचानक मुझे कुछ सफेद सा लहराता दिखा, जैसे कोई कपड़ा हवा में हिल रहा हो, ठीक उसी पेड़ के पास जो मोड़ के पार था। मगर जैसे ही मैं थोड़ा और पास गया, वो सफेद चीज गायब हो गई। एकदम चुप्पी, एकदम खामोशी। अब मेरे पैर अपने आप पीछे हटने लगे। मैं डर के मारे वापस ऑटो की ओर दौड़ा। चाबी घुमाई, फिर से नहीं स्टार्ट। अब मैं सचमुच पसीने पसीने हो गया था। तभी बिना सेल्फ दबाए ऑटो खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। इंजन बिना किसी आवाज के चालू हुआ। हेडलाइट जल गई, मीटर ऑन हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से बैठकर गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैंने गियर बदला, पीछे से एक ठंडी सांस सी आहट आई, जैसे कोई पीछे बैठा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर सफेद कपड़ों में एक परछाई बैठी थी। मैंने ऑटो नहीं रोकी, शरीर सुन्न हो गया था। परछाई कुछ नहीं कर रही थी, बस बैठी थी, मुझे देखती हुई। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने डरते हुए पूछा, कहाँ उतरना है साहब? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक ठंडी सी फुसफुसाहट कान में पड़ी, वहीं जहां तूने मुझे छोड़ा था। मैंने घबराकर ऑटो मोड़ दी। पीछे देखा, सीट खाली थी। मैंने बिना पीछे देखे, बिना रुके ऑटो भगाई। गति इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाना भी मुश्किल था। घर पहुंचा, मां ने दरवाजा खोला। पूछा, इतनी देर कहाँ रह गया बेटा? तेरा चेहरा सफेद क्यों है? मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बिना खाए सो गया। सुबह उठकर सबसे पहले ऑटो देखा, सब सामान्य लग रहा था। बैटरी चेक की, एकदम दुरुस्त। इंजन स्टार्ट किया, पहली कोशिश में चालू। लेकिन पीछे की सीट पर एक कोना गीला था।
जैसे कोई बैठा हो और उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हों। उस दिन से मैं उस रास्ते पर जाने से डरने लगा। लेकिन मन में सवाल था, वो आदमी कौन था? वो मोड़ इतना अजीब क्यों था? ऑटो खुद ब खुद कैसे स्टार्ट हुई? वो परछाई कौन थी? इन सवालों के जवाब मैं खुद ढूंढना चाहता था और मैंने तय किया, अगली रात मैं फिर उस मोड़ पर जाऊंगा। मैंने खुद से पूछा, जब डर लग रहा है तो फिर से उस जगह जाने की जरूरत क्या है? पर दिमाग चैन से नहीं बैठा। वो परछाई, वो हवा, वो इंजन का अपने आप स्टार्ट हो जाना, ये सब अगर सिर्फ वहम था तो फिर पीछे की सीट गीली क्यों थी? और अगर वो आदमी इंसान था तो वो कहाँ गया? मेरे अंदर कहीं एक जिद थी, सच जानने की। 18 नवंबर रात 10:45 पर मैंने तय किया, आज मैं फिर उसी मोड़ पर जाऊंगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से। ऑटो में एक्स्ट्रा टॉर्च रखा, मोबाइल पूरी तरह चार्ज किया और 2 दोस्तों को मैसेज भेजा कि अगर मैं 12 बजे तक न लौटा तो कॉल करें। मैं जानता था कुछ है वहां। स्टेशन के पास से खाली ऑटो लेकर चला। सड़क वैसी ही थी, सुनसान, ठंडी, अंधेरी। लेकिन अब हर मोड़ पर मेरी नजर थी, हर झाड़ी, हर खंभे पर ध्यान दे रहा था। करीब 11:20 पर मैं उसी जगह पहुंचा, अंधा मोड़, जहां पिछली रात ऑटो बंद हुई थी और वो आदमी उतर कर चला गया था। वो टूटी दीवार वहीं थी, वो पुराना पेड़ वहीं। सड़क अब भी सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं। मैंने ऑटो रोकी, इंजन बंद किया और बैठा रहा, बस बैठा रहा, देखता रहा उस तरफ जहां से वो सफेद कपड़ा झलका था। करीब 10 मिनट तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर हवा चलने लगी, ठंडी, सीधी गर्दन के पीछे से। वही दिशा, वही झोंका, जैसे पिछली बार। मैंने टॉर्च निकाली और उस दीवार के पार झांकने लगा। कोई नहीं, पर पेड़ के नीचे मिट्टी पर कुछ हल्की सी रेखाएं दिखीं, जैसे किसी के पैरों के निशान। मैंने मोबाइल उठाकर फोटो खींचनी चाही। कैमरा ओपन किया, ब्लैक स्क्रीन, फिर से कैमरा बंद किया, फिर चालू, फिर वही। अब डर का असली एहसास शुरू हुआ। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मैंने टॉर्च से दोबारा देखा। पेड़ के नीचे एक कागज का टुकड़ा था। मैं नीचे झुका। वो कार्ड कुछ गीला और मिट्टी में सना हुआ था। ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, श्री मोहन प्रसाद, रिटायर्ड हेड क्लर्क, पता बजरंगी नगर, वाराणसी। पीछे एक तारीख लिखी थी, 19 नवंबर 2015, यानी ठीक 8 साल पहले की। मैंने याद करने की कोशिश की, ये नाम कहीं सुना है, मोहन प्रसाद, शायद कभी कोई खबर में था। कुछ याद नहीं आया, पर एक बात पक्की थी, जो भी ये था उसका कुछ न कुछ उस जगह से संबंध था। मैंने कार्ड जेब में रखा और वापस ऑटो में बैठ गया। अब मैंने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इंजन फिर से बंद। मैंने खुद से कहा, शांत रह नवीन, तू इसके लिए आया था। लेकिन जैसे ही चाबी छोड़ी, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना किसी आवाज के, एकदम नरमी से। और फिर पीछे की सीट से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज आई। मैंने झट से शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था, पर मेरी आंखें अब पीछे ही टिकी थीं, क्योंकि रोशनी में पीछे सीट के कोने पर कुछ सफेद सा फिर लहराया। अब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस एक ही ख्याल था, भाग। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ऑटो ने जरा भी रफ्तार नहीं पकड़ी, जैसे किसी ने पहियों को पकड़ रखा हो। इंजन चल रहा था, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। मैंने नीचे झांका, पहियों के पास कुछ नहीं। तभी ऑटो का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बार बार, और साथ में सीट पर किसी के बैठने की आवाज। मैंने हिम्मत करके मुड़ा। अब जो देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी झलक थी। एक बूढ़ा आदमी, पूरी तरह गीले कपड़ों में, आंखें लाल, होंठ सिले हुए जैसे। वो पीछे बैठा था और मेरी तरफ देख रहा था, बस देख रहा था। कोई हरकत नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ नजरें। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। तभी एक झटका सा लगा, फिर कुछ नहीं पता चला। सुबह 5:15 पर मैं एक मेडिकल स्टोर के सामने था और मेरी ऑटो वही खड़ी थी। कोई आदमी कह रहा था, भाई रात को तू बेहोश मिला ऑटो में, टॉर्च जल रही थी। मैंने उठकर सबसे पहला सवाल पूछा,
आज तारीख क्या है? उसने कहा, 19 नवंबर। वही तारीख जो उस विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखी थी। मैंने चुपचाप पानी पिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं वहां से यहां तक आया कैसे? मेरी जेब में टॉर्च अब भी जल रही थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर ऑन करके रखा हो, पर मोबाइल पूरी तरह बंद, बैटरी शून्य। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मोबाइल के नोटिफिकेशन में कोई कॉल, मैसेज या मिस्ड कॉल नहीं था। दोस्तों को जो मैसेज किया था वो गया ही नहीं। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, थक गया हूं बस। माँ ने ध्यान से देखा और बोली, तेरे पीछे से कोई आया क्या? मैं चौंका। क्यों? न जाने क्यों, आज दरवाजा खोलते ही लगा जैसे कोई और भी अंदर आया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। रात करीब 12 बजे, सब सो चुके थे। मैं पलंग पर लेटा था। कमरे की बत्ती बंद थी, बस एक हल्की सी स्ट्रीट लाइट की परछाई खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी धीरे से दरवाजा क्रीच करके खुला। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं। बीवी पास में सो रही थी, बच्चे भी, पर दरवाजा थोड़ा खुला हुआ झूल रहा था। कुछ सेकंड बाद खरखराती आवाज आई, जैसे कोई बहुत बूढ़ा, सूखा गला वाला आदमी हंस रहा हो। आवाज बाथरूम की तरफ से थी। मैं पलंग से उठा, बिना बत्ती जलाए। धड़कन इतनी तेज थी कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन फर्श गीला था, जैसे कोई गीले पैर वाला अभी अभी गया हो। तभी मेरे छोटे बेटे ने अचानक रोना शुरू कर दिया। मैं भागकर पहुंचा। उसका शरीर ठंडा था और आंखें खुली हुई, जैसे किसी को घूर रहा हो। मैंने कई बार पुकारा, मुन्ना, क्या हुआ? वो बस कहता रहा, पापा, पीछे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। अगले दिन सब सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा, शायद मैं थक गया हूं, दिमाग गड़बड़ कर रहा है। पर रात होते ही वही माहौल, दरवाजों का अपने आप हिलना, फर्श पर पानी की बूंदें, कभी हल्की हंसी तो कभी पीछे से किसी के चलने की आहट। और सबसे अजीब, मेरी ऑटो में बैठते ही अजीब सी महक आती थी, गीले धुले कपड़ों जैसी। तीसरे दिन मैंने स्टेशन पर एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर को देखा, हबीब चाचा। मैंने झिझकते हुए पूछा, चाचा, अंधा मोड़ के बारे में कुछ जानते हैं? वो चुप हो गए, फिर बोले, उधर मत जाया कर बेटा, वहां कोई है। मैंने कहा, कौन? हबीब चाचा ने धीरे से कहा, एक सवारी जो कभी उतरती नहीं। उन्होंने बताया, 2015 में एक आदमी, मोहन प्रसाद नाम का, उस मोड़ पर एक ऑटो में बैठा था, पर कभी नहीं उतरा। ड्राइवर बेहोश मिला और तब से हर साल नवंबर में वही सवारी दोबारा चक्कर लगाती है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या कोई मर गया था वहां? चाचा बोले, कहा जाता है उस आदमी की मौत उसी मोड़ पर हुई थी, ऑटो के अंदर दम घुटने से, और तब से वो पीछे की सीट पर बैठा रहता है। अब हालत ये हो गई थी कि दिन में भी वो आवाजें सुनाई देने लगी थी। ऑटो चलाते वक्त अचानक सीट से पल पल की आवाज आती, जैसे कोई उंगलियों से सीट खुरच रहा हो। कभी मिरर में पीछे कोई झलकता, कभी गाड़ी खुद हल्की रफ्तार में चलने लगती, ब्रेक पर पैर होते हुए भी। और हर बार वही आवाज, जहां छोड़ा था वहीं वापस ले चल। एक रात बीवी ने बताया, मैंने सपना देखा, एक बूढ़ा आदमी हमारे कमरे में था और वो आपको बुला रहा था। कह रहा था, मेरा रास्ता पूरा नहीं हुआ है। अब तो मैं खुद अपने होश खोने लगा था। 21 नवंबर की रात, घर की छत पर पानी टपकने लगा, जबकि ऊपर बारिश नहीं थी। मैं ऊपर गया। छत पर एक कोना पूरी तरह गीला था और वहां की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, 19 नवंबर, फिर मिलेंगे। अब मामला डर से ज्यादा बेबसी का हो गया था। रोज रोज वही गीली सीट, अजीब आवाजें, पीछे बैठे शख्स की झलक, और अब तो मेरे बच्चों तक को असर दिखने लगा था। बीवी ने साफ कह दिया था, या तो आप उस रास्ते का हल निकालिए या फिर हम लोग गांव चले जाते हैं। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, भागना या सामना करना, और मैंने तय किया, अब सब सच जानकर ही रहूंगा। 22 नवंबर दोपहर के करीब 1 बजे मैं ऑटो लेकर सीधे सदर पुलिस चौकी पहुंचा, वही एरिया जहां वो अंधा मोड़ आता है। चौकी पर हेड कांस्टेबल बैठे थे, श्याम सिंह।
मैंने पहले धीमे धीमे बताया कि मुझे उस मोड़ से कुछ दिक्कत है, कुछ अजीब हुआ है। वो बोले, सीधे बोलो बेटा, क्या हुआ? मैंने पूरी बात बताई। वो आदमी, उसका गायब होना, ऑटो बंद होना, पीछे की सीट पर झलकें, मोबाइल का बंद हो जाना, विजिटिंग कार्ड, सब कुछ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तू अकेला नहीं है नवीन। मैं चौंका। क्या मतलब? उस मोड़ पर पिछले 8 साल में 4 केस दर्ज हो चुके हैं, सब ऑटो ड्राइवरों के, और हर बार एक ही कहानी। एक सफेद कपड़े वाला आदमी, वही मोड़, इंजन बंद और पीछे से अजीब आवाजें। मैं स्तब्ध रह गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, सबूत नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, वहां जो होता है वो न किसी कैमरे में आता है, न किसी रिकॉर्ड में। श्याम सिंह अंदर गए और एक पुरानी फाइल लाकर मेरी टेबल पर रखी। केस नंबर 179, देश 2015, नाम मोहन प्रसाद, उम्र 62 वर्ष, पता बजरंगी नगर, वाराणसी, मौत की तारीख 19 नवंबर 2015। मैंने कहा, वही तारीख? श्याम सिंह बोले, हाँ बेटा, और जिस विजिटिंग कार्ड की तू बात कर रहा है उसकी फोटो भी केस में है। फाइल के मुताबिक मोहन प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग क्लर्क ने रेलवे स्टेशन से रात करीब 11:10 पर एक ऑटो ली थी। ड्राइवर का नाम था मनोहर सानी। रास्ते में मोहन ने कहा, सदर के अंधे मोड़ पर उतार दो। ड्राइवर ने वहीं उतारा, लेकिन कुछ मिनट बाद वही ड्राइवर बेसुध हालत में उसी जगह मिला। मोहन प्रसाद का कोई नामो निशान नहीं मिला, न बॉडी न सामान। ड्राइवर ने कहा, मोहन गाड़ी से उतरे ही नहीं, लेकिन सीसीटीवी में दिखा कि वो चढ़े थे। मामला रहस्य बनकर रह गया, केस बंद। मैंने पूछा, वो ड्राइवर अब कहाँ है? श्याम सिंह बोले, पागल खाने में है, 4थे साल पागल हो गया, रात रात भर चिल्लाता है। वो आज भी पीछे बैठा है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। श्याम सिंह ने वही केस फाइल में से एक धुंधली सी फोटो दिखाई, किसी शादी कार्ड के पीछे छपी थी। उसमें एक सफेद कुर्ता पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही चेहरा जो मैंने शीशे में देखा था। मैंने चिल्लाकर कहा, यही है, यही बैठा था मेरी सीट पर। श्याम सिंह अब गंभीर हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करूं? वो तो अब मेरे साथ घर तक आ रहा है। श्याम सिंह बोले, इस तरह की चीजों से न पुलिस निपट सकती है न कानून। तू एक काम कर, वही रास्ता पकड़ और जो अधूरा रह गया हो उसे पूरा कर। क्या अधूरा? कहा जाता है मोहन प्रसाद को अपने घर नहीं पहुंचना था, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया था, शायद किसी वजह से। अब दिमाग में एक बात चल रही थी, क्या मैं उस मोड़ से ऑटो लेकर मोहन प्रसाद का आखिरी सफर पूरा करूं? क्या वो बस यही चाहता है? अगर वो आत्मा या कोई अधूरी छाया है तो क्या उसे सिर्फ मंजिल तक छोड़ना बाकी है? मैंने हिम्मत जुटाई, श्याम सिंह से कहा, मैं तैयार हूं, आज रात वही रास्ता पकड़ूंगा और उसे वहां पहुंचाऊंगा जहां उसे जाना था। जाते जाते उन्होंने कहा, आज रात अगर फिर वो दिखे तो डरना मत, पूछना मत, बस गाड़ी चलाते जाना, जब तक पीछे से कोई कहे अब यहीं रोक दो। रात 11:10 पर मैं ऑटो लेकर स्टेशन पहुंचा। कोई सवारी नहीं थी, सब सुनसान। और ठीक उसी वक्त वो आदमी फिर आया, सफेद कपड़े, चेहरा आधा ढका हुआ। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गया। अब मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, न गंतव्य न भाड़ा, बस वही रास्ता, वही मोड़, और उसके बाद वो रास्ता जो केस फाइल में लिखा था, बजरंगी नगर। सड़क वीरान थी, पर मैं गाड़ी चलाता रहा। पीछे से कोई आवाज नहीं, सिर्फ भारी सांसें। करीब 20 मिनट बाद उसने धीमे से कहा, यहीं रोक दो। मैंने ऑटो रोकी, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। इस बार पीछे की सीट एकदम सूखी थी, न गीली छाप, न हवा, न कोई आहट, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मोबाइल देखा, नेटवर्क था। इंजन चाबी से बंद हुआ, बिना झिझके, सब सामान्य। मुझे लगा जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। मैं शांत था, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं, बस एक सुकून जो कई रातों से गायब था। 22 नवंबर की रात, जब मैंने मोहन प्रसाद को बजरंगी नगर के आखिरी मोड़ पर उतारा, उसके बाद पहली बार मुझे सुकून मिला। पीछे कोई आहट नहीं थी, ऑटो की सीट सूखी थी, इंजन बिना रुके चला, सब सामान्य।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा, जैसे जवाब मिलने की जगह सवाल और गहरा हो गया हो। घर आकर मैंने खाना खाया, कई दिनों बाद। बीवी भी थोड़ी सहज लगी, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। एक खटका अब भी दिल में था। वो आदमी स्टेशन से बार बार कैसे आ रहा था? सीसीटीवी तो होते हैं स्टेशन पर, क्या कभी रिकॉर्ड में उसका चेहरा आया है? 23 नवंबर की सुबह मैं सीधे गया वाराणसी कैंट स्टेशन के सीसीटीवी ऑफिस। ऑटो यूनियन की थोड़ी पहचान थी, इसलिए गार्ड ने अंदर जाने दिया। मैंने कहा, 15 नवंबर की रात 11 बजे के आसपास का फुटेज चाहिए, बाहर वाले गेट का। ऑपरेटर ने रिकॉर्ड खोला। मैं सीट की बांह पकड़कर बैठ गया, दिल जैसे उछलने को तैयार था। सीसीटीवी में मैं साफ दिख रहा था, ऑटो के पास खड़ा, मोबाइल हाथ में। तभी फुटेज में मैं सिर घुमाकर किसी को देखकर हाथ हिलाता हूं, फिर पीछे की सीट पर किसी के लिए जगह बनाता हूं, लेकिन वहां कोई नहीं है। मैं हवा में बात कर रहा हूं, बैठने के लिए सीट झुका रहा हूं, पर सीट खाली है। मैं ऑटो स्टार्ट करता हूं और चला जाता हूं। वो बोला, भाई साहब आपने तो किसी को बैठाया ही नहीं, अकेले गए थे। मैंने कंपाते हुए कहा, जरा पीछे करो, फिर से दिखाओ वही। मैं हंसता हूं, सिर हिलाता हूं, सीट सीधी करता हूं और कोई सवारी नहीं। मैं किसी को देख रहा था जो कैमरे में नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, अब 22 नवंबर दिखाओ, रात 11:10 से। फुटेज चला, मैं आया, ऑटो वही, जगह वही, लेकिन इस बार भी वो आदमी नहीं। सीट पर कोई नहीं बैठा। मैंने खुद ही गाड़ी चलाई, अकेला। अब साफ था, जो मैं देख रहा था वो मैं ही देख रहा था, कोई दूसरा नहीं। न कैमरा, न पुलिस, न बाकी लोग, सिर्फ मैं। फुटेज में मैंने देखा 15 नवंबर की रात जब मैं गया था, उसी मिनट पास वाले एक कैमरे में एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति दिखा था, स्टेशन की भीड़ से बाहर जाते हुए, हाथ में वही सफेद कपड़ा, धीरे धीरे चलते हुए। पर उसका चेहरा कभी कैमरे में साफ नहीं आया, जैसे हर बार लाइट की परछाई उसके चेहरे को ढक देती थी। मैं स्टेशन मास्टर से मिलने गया, पूछा, क्या मोहन प्रसाद नाम का कोई बुजुर्ग यात्री 2015 में यहीं से गायब हुआ था? वो पुराना रजिस्टर निकाल लाया। काफी देर खोजने के बाद उसने कहा, हाँ ये देखिए, मोहन प्रसाद, टिकट नंबर पता नहीं, साफ नहीं दिख रहा है। वाराणसी से बजरंगी नगर, 19 नवंबर 2015 की रात पर ट्रेन उसने कभी नहीं पकड़ी। रजिस्टर में जो पता लिखा था वही जो विजिटिंग कार्ड के पीछे था, बजरंगी नगर, गली नंबर 2। मैं अब उस गली में जाना चाहता था। 24 नवंबर की दोपहर मैं वहां पहुंचा। पुरानी कॉलोनी, संकरी गली, आधे टूटे मकान। घर नंबर 34 पर दरवाजा बंद था। पास के एक बुजुर्ग से पूछा, यहां मोहन प्रसाद रहते थे क्या? वो ठिठका, फिर बोला, रहते थे, पर अब नहीं। उनका तो 8 साल पहले पता नहीं क्या हुआ, गुम हो गए थे। घर अब बंद है? मैंने पूछा। बेटे ने ताला लगवा दिया था, वो कभी लौटे ही नहीं। मैंने उस घर के बाहर की दीवार देखी, एक कोना छूटा हुआ था। वहां उंगलियों से मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने बार बार दीवार पर खरोंचा हो, और नीचे जमीन पर कुछ लिखा था, बहुत हल्के, मिटे हुए शब्द। मैं घर नहीं पहुंचा। अब साफ था, वो आदमी सिर्फ मुझे दिखता था। क्यों? क्योंकि शायद मैं वही रास्ता, वही वक्त, वही हालात दोहरा रहा था जो मोहन प्रसाद की आखिरी यात्रा थी। और अब जब मैंने उस रास्ते को पूरा कर दिया था, शायद, सिर्फ शायद, उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। अगर वो सचमुच चला गया तो 19 नवंबर को हर साल वो फिर क्यों लौटता है? क्या मैं अगला साल झेल पाऊंगा, या ये अब मेरा हिस्सा बन चुका है? 24 नवंबर की रात मोहन प्रसाद का सफर मैं पूरा कर चुका था। बजरंगी नगर पहुंचा चुका था। ऑटो की सीट सूखी थी, कोई परछाई, कोई आवाज नहीं, लेकिन मेरे अंदर अब भी एक सन्नाटा था, कुछ ऐसा जो चीखना चाहता था, अब भी कुछ बाकी है। रात को नींद आई, पर पूरी नहीं। करीब 2:30 पर मैं चौंक कर उठा, पसीने से तर। सपने में फिर वही आदमी दिखा। इस बार वो कह रहा था, अब तू जान चुका है, अब तेरा नंबर है। 25 नवंबर, अब मैं पूरी तरह थक चुका था।
मानसिक रूप से। पर एक बात समझ आ गई थी, इसका अंत तभी होगा जब मैं उसी मोड़ पर जाकर खुद देखूं उस रात क्या हुआ था। क्योंकि इतने सालों से हर बार वो सवारी उसी मोड़ से शुरू होती थी, तो शायद वहीं पर कोई दबी हुई सच्चाई अब भी है। मैं दोपहर 12 बजे गया। कभी उस मोड़ को सिर्फ रात में देखा था, अब पहली बार दिन में। रास्ता वीरान था, लेकिन डरावना नहीं। पक्षियों की आवाजें थी, एक दो साइकिल सवार गुजरे, पर वो जगह अब भी वैसी ही थी। टूटी दीवार, जर्जर पेड़, कोने में सूखी झाड़ियां। मैंने दीवार पार कर पेड़ के पास देखा। वहीं मिट्टी थोड़ी अलग दिख रही थी, जैसे हाल ही में खुदी हो। मैंने झाड़ी हटाई। वहां एक छोटा सा गड्ढा था, शायद 2-3 फीट गहरा, और उसमें कुछ सड़ा हुआ कागज और लोहे का एक टुकड़ा पास ही पड़ा था। एक पुराना चश्मा। मैंने मिट्टी और हटाई। एक आधा सड़ा हुआ फाइल कवर निकला। उसमें अंदर एक आधी फटी पर्ची, रेलवे क्लर्क मोहन प्रसाद, रिटायरमेंट फॉर्म जमा नहीं हुआ। सदर, अंधा, मोड़ मोहन प्रसाद। उस रात ट्रेन से नहीं गया था, वो ऑटो में ही बैठा रहा, और उस मोड़ पर उतरने के बाद शायद कभी घर नहीं पहुंचा। किसी ने उसका कत्ल कर दिया था और सबूत यहीं दफना दिए। इसलिए उसकी आत्मा हर साल उसी मोड़ से सवारी करती थी, जैसे घर पहुंचना अब भी बाकी हो। मैंने फौरन श्याम सिंह को कॉल किया। वो आए, खुद देखा। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां से एक मानव खोपड़ी, हड्डियां और कुछ पुराना सामान मिला, और तभी केस नंबर 118/2015 को दोबारा खोला गया। कुछ हफ्तों की जांच में सामने आया, मोहन प्रसाद के साथ स्टेशन से एक लड़का और था, जिसे उसने अपने बेटे जैसा माना था। उसी ने पैसे के लालच में उसे मार डाला और उसका सामान यहीं दफना दिया। पुलिस ने उसे खोज निकाला। वो अब मुंबई में टैक्सी चला रहा था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई, हड्डियां मोहन प्रसाद की ही थीं। 1 दिसंबर मैं फिर से उस मोड़ पर गया। इस बार कोई आवाज नहीं आई, न हवा, न झलक, न गीली सीट। ऑटो स्मूथ चली, सब सामान्य। क्योंकि अब एक अधूरी यात्रा नहीं रही, बल्कि एक अधूरी न्याय पूरी हो चुकी थी। आज 7 महीने हो गए, न मैंने वो परछाई देखी, न पीछे से किसी ने ठक ठक की। बीवी अब भी पूछती है, डर तो नहीं लगता? मैं मुस्कुरा देता हूं, नहीं, अब मैं जानता हूं, डर सबसे पहले उसी को खत्म करता है जो सच्चाई से भागता है। लेकिन जब भी कोई अकेला बुजुर्ग सवारी बनता है, तो मैं एक बार शीशे में जरूर देखता हूं, शायद कहीं फिर कोई अधूरी सवारी न छूट गई हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट्स किए हैं, उनका नाम लेते हैं। धीरेन्द्र तिवारी जी नोएडा NCR से, आकाश यादव जी मऊ से, अक्षित जी दिल्ली तिलक नगर, वरुण कुमार जी झारखंड चकुलिया से, अमन सैयद जी मुंबई से, कुलदीप पासवान जी बलिया यूपी से, योगेश जी अहिल्यानगर महाराष्ट्र से, मोहम्मद आजम रांची से, मोहम्मद रिजवान जम्मू कश्मीर से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।